nature of excretory products in relation to habitat. एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन किस एनिमल में कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होगा? ज्यादा चांस किस नाइट्रोजन वेस्ट के होंगे? नाइट्रोजन वेस्ट की बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन हमने जो 3 बेसिक नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनका जायजा लेना है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। किन एनिमल्स में किस टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे या एक्सक्रीट होंगे? और ये डिपेंड करता है हैबिटेट पे कि एनिमल्स का हैबिटेट क्या है और उनको वहां पे वाटर कितना अवेलेबल है। उस हिसाब से होगा नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया, अब जिन एनिमल्स में अमोनिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है या जो एनिमल अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं बॉडी में से, उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। अमोनिया खारिज करने वाले। और इस कंडीशन को अमोनोटेली कहा जाता है। वो एनिमल्स जो अमोनिया को एज नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में से रिमूव करें, उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो तमाम एनिमल जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, डाइल्यूट एनवायरनमेंट में, तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमोनिया बॉडी फ्लूइड में, स्पेशली ब्लड में, बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर की जरूरत होती है। अगर अमोनिया ब्लड में है या बॉडी में स्टोर है, तो इसको बॉडी में से रिमूव करने के लिए बॉडी का बहुत सारा वाटर भी साथ बॉडी से रिमूव होगा। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि 1 ग्राम अमोनिया बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर की जरूरत होती है, यानी ½ लीटर वाटर, सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए। तो बॉडी में सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया तो नहीं होगा, ज्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है। फिर उस लिहाज से रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर भी यूज हो जाता है। तो इतना ज्यादा वाटर अफोर्ड सिर्फ वही एनिमल कर सकते हैं जिनको वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा। और वो किन एनिमल्स को ज्यादा अवेलेबल है? जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब आप सपोज करें कि अगर लैंड एनिमल्स को, खुश्की पर रहने वाले एनिमल्स को अमोनिया एक्सक्रीट करना पड़े
उनको तो पहले ही वाटर कम अवेलेबल होता है, अब अमोनिया भी एक्सक्रीट करना पड़े तो मैक्सिमम वाटर तो इसी काम में जाया हो जाएगा, वो तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अमोनिया एज नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव किया जाता है सिर्फ उन एनिमल्स में जिनको वाटर ज्यादा अवेलेबल है, जिनके लिए वाटर प्रॉब्लम नहीं है। और वो कौन से एनिमल हैं? जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। सेकंड है जी यूरिया। ये पहले तो ये चेक कर लें यूरिया किन एनिमल्स में एज नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट किया जाता है। मैमल्स में, एम्फीबियंस और शार्क और बोनी फिशेस। ये बेटा वो फिशेस है जो मैरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, ये फ्रेश वाटर फिशेस नहीं है, ये मैरीन वाटर फिशेस की बात हो रही है। और जो एनिमल यूरिया को एज नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं उन एनिमल्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज यूरियोटेलिक। अब यूरिया डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, एनिमल की बॉडी में पहले अमोनिया प्रोड्यूस होता है, फिर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिया निस्बतन कम टॉक्सिक वेस्ट है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस by which ammonia is converted into यूरिया। इस प्रोसेस को यूरिया साइकिल कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम, हम इसकी फिलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे किसी टॉपिक में यूरिया साइकिल अलग से टॉपिक है, उस पर अलग से क्वेश्चन आता है। अब फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि एनिमल की बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होगा और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को आप कहेंगे यूरिया साइकिल। अब ये प्रोसेस मेनली एनिमल के लीवर सेल में सरंजाम पाता है, लीवर सेल में। अब यूरिया जो है इसको रिमूव करने के लिए वाटर बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम यूरिया रिमूव करना है तो उसके लिए सिर्फ 50 ml वाटर की जरूरत होगी। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट यूरिया। और लैंड मैमल्स या मैरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स वाटर की इतनी कम क्वांटिटी अफोर्ड कर लेते हैं, इसे नेचर ने इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसको सिलेक्ट किया है? यूरिया। तो जरा बताइए, लैंड एनिमल में अगर अमोनिया प्रोड्यूस होने के बाद अमोनिया ही रिमूव होता तो क्या नुकसान होता? वाटर भी साथ उतना जाया होता।
तीसरी और आखिरी कैटेगरी है यूरिक एसिड। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस के कैटाबोलिज्म से ये प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड। ये उन एनिमल्स में एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है जिनको वाटर बहुत कम मिकदार में दस्तयाब हो, वेरी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्ड्स की बात कर लें, इंसेक्ट्स की बात कर लें, रेप्टाइल की बात कर लें और लैंड स्नेल की बात कर लें। लैंड स्नेल फाइलोमोलस्का से बिलोंग करते हैं। तो चूंकि इन एनिमल्स को वाटर बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसलिए इनकी बॉडी से यूरिक एसिड रिमूव होता है। और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए वाटर बहुत कम मिकदार में रिक्वायर होता है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर ही यूज होता है। अब जो एनिमल्स यूरिक एसिड को एज नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं, इन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज यूरिकोटेली। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम भी तो लैंड मैमल है। अब ह्यूमन की बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है? अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। तो बेटा ये तीनों मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट यूरिया होगा। अदरवाइज हमारे यूरिन में यूरिक एसिड भी मौजूद होता है। तो देखा कुछ लोगों में यूरिक एसिड अगर प्रॉपरली बॉडी से रिमूव ना हो तो वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा हो जाता है, जिससे जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। या यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए किडनी के अंदर ही तो किडनी स्टोन भी बन जाते हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि मेन नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है। अब जिनमें यूरिया प्रोड्यूस एक्सक्रीट किया जा रहा है, हो सकता है साथ थोड़ी क्वांटिटी यूरिक एसिड की भी हो रही हो, साथ ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन वगैरह भी रिमूव किए जा रहे हों। लेकिन हमने बात करनी है कि मेजर मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में होगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा? हैबिटेट पे। तो मुख्तसर ये हुआ कि एनिमल जिस किस्म के माहौल में रहते हैं, जितना उनको वाटर अवेलेबल है, उस लिहाज से उनके नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं। उस लिहाज से डिटरमिन होगा, उनका होम्योस्टैटिक सिस्टम डिटरमिन करेगा कि नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वैरायटी है, तो क्या इन वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर होंगी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर,
नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, क्या वो तमाम एनिमल्स में एक जैसी होती है? नहीं, उसमें भी वैरायटी है। जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वैरायटी है तो फिर उनको रिमूव करने वाली स्ट्रक्चर में भी वैरायटी है। इसको सिंपली आप अगर आप देखें, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल, उनमें एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये मैनी स्ट्रक्चर्स होती हैं और बॉडी में स्कैटर्ड होती हैं, पूरी बॉडी में बिखरी हैं, यानी कि वो एज यूनिट एक स्पेशल जगह पे नहीं है, मोस्टली ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंसेक्ट की बात करें, अभी इनके बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखनी भी है। अगर आप इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में जो एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके बरक्स अगर आप फ्लैटवर्म या प्लेटी हेलमिंथीज की बात करें तो उनमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। ये प्लेनेरिया में बहुत सारी जो डक्ट लाइक सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसे हम फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं। इसी तरह फाइलम एनिलिडा और अर्थवर्म वगैरह में देखें, इनमें जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। ये तो फिर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल की जाते हैं। अब इनके नाम और इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल होंगी इंसेक्ट्स के पास, प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे फ्लैटवर्म्स के पास, और मेटानेफ्रिडिया होंगे एनिलिडा या अर्थवर्म के पास। अब अगर आप वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात कर ले तो वर्टिब्रेट एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूल्स ही होती हैं, वही ट्यूब्यूल जिनको आप नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नेफ्रॉन ये पूरी बॉडी में स्कैटर्ड नहीं है। नेफ्रॉन और कुछ स्पोर्टिव टिश्यू एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऑर्गन बन जाता है जिसको आप किडनी कहते हैं, और ये किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो अगर वर्टिब्रेट एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूल्स ही हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूल्स ही हैं, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि वर्टिब्रेट एनिमल में ये ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, स्पोर्टिव टिश्यू, हेल्पिंग टिश्यू एक जगह पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने किडनी की शक्ल अख्तियार कर ली, जबकि इनवर्टिब्रेट एनिमल में ऐसा नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनवर्टिब्रेट के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में होगा। हम उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटानेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एज रिवीजन मैं मेन बात रिपीट करने लगा हूं, जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको मोनोटैलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर एनिमल्स या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। जो एनिमल यूरिया एज नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है।
स्पेशली लैंड एनिमल्स में मैमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल सॉरी मैमल्स हैं और मैरीन फिशेस हैं। और जो एनिमल यूरिक एसिड को एज नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। और इसमें वो एनिमल्स हैं जिनको वाटर बहुत बहुत शॉर्ट सप्लाई में अवेलेबल है, जैसे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, लैंड स्नेल है। और नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में भी वैरायटी है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। जी, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड तो यू आर वेलकम, पूछ लीजिए।